दोस्तों कई बार जिंदगी में क्या होता है कि आप कुछ काम करते हो, उस काम के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो पिक्चर में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी वो आपके कामों को पुश करते रहते हैं और कहीं न कहीं उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो इनविजिबल होता है, सामने नहीं आ पाता है और उन लोगों को कई बार सामने लाते-लाते बहुत वक़्त निकल जाता है। तो हमारे मंथन चैनल की ग्रोथ में जो आपने अभी तक जितने गेस्ट देखे हैं, उन गेस्ट में से काफ़ी गेस्ट को लाने का जो कंट्रीब्यूशन है वो ऐसी पर्सनैलिटी को है जो खुद बैक एंड में इस तरह की हमें सपोर्ट करती रही, तो आप बड़ी वो कहते हैं ना जद्दोजहद के बाद आज हम उनको खुद ऑन कैमरा लाने की कोशिश में कामयाब हो पाए हैं। तो वो उनकी पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मॉडल हैं, एंकर हैं, न्यूज़ रीडर हैं, एक्टिंग करती हैं, फैशन शोज़ करती हैं, अपना नए बच्चों को ग्रूम करती हैं, चैरिटी करती हैं, पोएट्री करती हैं, पोएम्स लिखती हैं और पता नहीं और क्या-क्या करती हैं। तो उनको एक शॉर्ट लाइन में अगर मैं कहूँ तो चंडीगढ़ ने उनको एक टाइटल दिया है द स्मार्टेस्ट वुमेन ऑफ चंडीगढ़। तो हम आज आपको मिलवाएँगे स्मार्टेस्ट वुमेन ऑफ चंडीगढ़ शैली तनेजा जी से। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बेहतरीन जो पल हैं और जो उन्होंने इस मीडिया में जो टाइम उन्होंने स्पेंड किया है, किस तरह से उनकी जर्नी रही और कहाँ-कहाँ से उन्होंने इंस्पिरेशन ली और किन-किन के लिए वो इंस्पिरेशन है। तो आइए बात करते हैं शैली तनेजा। शैली वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। मंथन चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। शैली आपका जो सफर जो शुरू हुआ, वो आपका शुरू हुआ मॉडलिंग से। जी। और मॉडलिंग का जो पहला कीड़ा कहते हैं कहीं न कहीं से लगना बहुत ज़रूरी होता है। वो पहली बाइट कहाँ से लगी? वो पहली बाइट आपसे ज्यादा तो कोई और जानता नहीं, वो लगी डीएवी मॉडल सेक्टर 15 से चंडीगढ़, जहां आप और मैं इकट्ठे पढ़े हैं। सो मिस डीएवी का टाइटल मुझे वहीं से मिला एंड देन द जर्नी कंटिन्यूड। हम लोग अभी ये बताना नहीं चाहते थे लेकिन इन्होंने राज शुरू में ही खोल दिया। हम लोग एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं और जहाँ से इसको ये मॉडलिंग का जो कीड़ा लगा था, तो तब ये शैली आनंद हुआ करती थी, आज ये शैली तनेजा है। एम आई राइट? बिल्कुल ठीक। तो शैली उसके बाद हम अपने-अपने फ़ील्ड्स में अलग-अलग जगह पे चले गए। आप अपनी फ़ील्ड में, हम अपनी बहुत देर हमारी मुलाकात नहीं हुई। तो इस दौरान आपने बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में की। तो मॉडलिंग को जब आपने कैरी फॉरवर्ड किया, तो इसमें क्या ऑब्स्टेकल्स आए? क्योंकि जिस वक़्त आपने शुरू किया था, उस वक़्त इतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ इस शहर में नहीं हुआ करती थी। लेकिन फिर भी आपने शहर में अपना एक नाम बनाया। उस जर्नी के बारे में। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि किसी भी फील्ड में आप काम करते हैं तो मेहनत जिसे कहते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, खुद में बिलीव करना और उसी सफर पर जो है आगे लगे रहना। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आज से 30-35 साल पहले जब हमने काम स्टार्ट किया तो इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, ग्रूम करने के लिए एक्सपर्ट नहीं मिलते थे, वो सारी चीजें नहीं थी जो आजकल के बच्चों को बहुत इजीली मिल रही हैं। लेकिन फिर भी कोशिश की, जारी रखा। तो बहुत से चैलेंजेस इसमें आते हैं, आपको खुद से अच्छा दिखना है एंड आपको प्रेजेंट भी अच्छा करना है, अपने आप को कैरी करना है और कहीं ना कहीं जैसे अगर हम कहें कि अगर प्रोफाइल आपका बड़ा हो गया तो आपको उसी स्टेज और उसी हिसाब से चलना है, उसी वे से आपको काम करना है। तो आपने रैंप मॉडलिंग से स्टार्ट किया, अब प्रिंट मॉडलिंग की तरफ चली गई, आपने टीवी एडवर्टाइजमेंट्स भी किए हैं, लेकिन साथ-साथ में आप जो है वो न्यूज़ एंकरिंग की फील्ड में भी चली गई। ये बिल्कुल एक अलग विधा है। उसमें जाने का क्या रीज़न रहा या कैसे आप वहाँ तक पहुँची? एक्चुअली बचपन से, जैसे क्योंकि आप बहुत पहले से मुझे जानते हैं, तो मुझे ये बताया गया या जताया गया कि एज कम्पेयर टू माई अदर क्वालिटीज, मेरी इंटेलिजेंस या मेरी लुक से ज्यादा मतलब वो अच्छी हैं लेकिन मेरी आवाज अच्छी नहीं है। आई हैव अ वेरी हस्की वॉइस, ये हमेशा मुझे बोला गया। तो ऐसे ही एक दिन एक वॉइस मॉड्यूलेशन कोर्स का अपॉर्चुनिटी मिली। तो वहाँ मेरे चैनल वाले सर जो हैं, मेरे गुरु आप कह सकते हैं, वो आए हुए थे। तो उन्होंने बोला कि आपकी आवाज तो बहुत अच्छी है, नेजल वॉइस है। दैट वाज अ शॉक ऑब्वियसली। एक नई चीज थी मेरे लिए। तो उन्होंने बोला कि न्यूज रीड करोगे? मैं भी हंसते टापते जिसे कहते हैं कि चली गई, अच्छा ठीक है करते हैं ट्राई। तो जब माइक पे पहले बार मैंने भी अपनी आवाज लगी सुनी और उसको रिकॉर्ड किया गया तो मुझे अच्छी लगी, मतलब नॉट दैट बैड। तो उन्होंने बोला कि ऑब्वियसली जितना जैसे कि बताया कि मेहनत करेंगे या रियाज करेंगे या कोशिश करेंगे तो उतना इम्प्रूवमेंट होगा। तो जब सुनी मुझे अच्छी लगी, फिर करते करते अब तो खैर 19 साल हो चुके हैं न्यूज रीड करते हुए, तो वो सद गई। तो आप कह सकते हैं कि ये साइमल्टेनियसली ही था।
न्यूज रीडिंग एंड मॉडलिंग मतलब दैट वाज पैरेलल ओनली। कैमरा फेसिंग बेसिकली जिसे आप कहेंगे तो वो आ गया आपको। तो भले आप रैम मॉडल कर रहे हैं, आप प्रिंट शूट कर रहे हैं, आप न्यूज रीड कर रहे हैं, आप एंकर कर रहे हैं, इट्स लाइक हैंड इन हैंड काइंड ऑफ अ थिंग कि मिलती जुलती चीजें हैं। अभी आपने बात करी वॉइस के ऊपर, जी। क्या ये सच है कि आप अपनी वॉइस को जैसे चाहे वैसे मॉड्यूल कर सकते हैं विद ट्रेनिंग्स? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकते, मतलब ये थोड़ी अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन हाँ, इम्प्रूव ज़रूर कर सकते हैं। ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए आप मेहनत करें वो आपको ना मिले। राइट। रियाज़ कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स सीख सकते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन कोर्सेज़ हैं, वाणी है, आजकल तो बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, तो उसको साधा जा सकता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कुछ अगर खराब है या आपका एक्सेंट ठीक नहीं है, ऑब्वियसली उसमें मतलब हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा, लेकिन हाँ, कोशिश करने से कुछ भी जो है वो आप अचीव कर सकते हैं। अब जो न्यूज़ रीडिंग आप करती हैं, एक नेशनल चैनल के लिए करती हैं, और दूसरी तरफ जो हमारे आज की डेट के जो तड़कते-भड़कते चैनल हैं, जिसमें ग्लैमर और आपको वो ब्रेकिंग न्यूज़ बनाना और उसको एक हर चीज़ को ना मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उसको सनसनीखेज करके प्रस्तुत करना, और आप जो पढ़ते हैं वो एक एक्चुअल में जो खबरें हैं उनको पढ़ते हैं। तो उन दोनों में आप कितना सही मानती हैं, कितना बुरा मानती हैं, या दोनों के अपने-अपने फ्लेवर्स हैं? समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग जो अपना नाम पहचान से ही बरकरार हैं और उसी के ऊपर चल रहे हैं, तो वो भी एक अपने आप में चीज़ नायाब है। नाम इसीलिए हमारे चैनल का क्योंकि वो सिर्फ़ खबरें ही खबरें दिखाते हैं, मतलब इट्स प्योरली न्यूज़, ट्रूली न्यूज़, गवर्नमेंट मतलब या प्रो गवर्नमेंट। सो उनका एक अपना एक अलग तरीका है, तो बहुत फॉर्मल वे है, तो आजकल के जो चैनल हैं उनको टीआरपी से ज़्यादा मतलब है। एंड उसमें बहुत सारी अलग चीज़ें आ गई, ठीक है, वो समय की माँग है, लोग देखते हैं, तो दोनों मुझे लगता है कि अपनी-अपनी जगह हैं। तो आपको कभी उस तरफ वालों ने नहीं खींचा कि मैम आप स्लोली तो बहुत करते हैं, जरा फास्ट फॉरवर्ड वाले न्यूज़ चैनल पे भी आके देखो? जी, ऑफ़र्स बहुत आई, बट ये डिपेंड आप पे करता है, क्योंकि उन लोगों ने मुझ में उस वक़्त बिलीव किया जब मैं खुद में बिलीव नहीं कर पाई। राइट। तो उनको अब छोड़ना, जब मैं आज सब कुछ जानती हूँ, तो मेरे ख़्याल से ठीक नहीं होगा। तो उनसे मेरी नाम पहचान है, मुझे आज जो उन्हीं के नाम से लोग जानते हैं, तो आई प्रेफर्ड कि मैं इसी में रहूँ। राइट। चलिए, आपका जो सफ़र है, ये मॉडलिंग का या आपका एंकरिंग का सफ़र है, जो आपका टेलीविज़न का सफ़र है, इस पूरे सफ़र के दौरान जहाँ तक हमने आपके लिए रिसर्च करी है, लगभग शायद 35 या 36 टाइटल आपको अलग-अलग तरह से मिल चुके हैं, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से। हाउ यू फील? बहुत अच्छा लगता है। अगर आप मेहनत करते हैं किसी भी काम के लिए और उसका फल आपको मिलता है, तो व्हाई नॉट? इट्स ऑलवेज़ एनकरेजिंग। जो बाकी टाइटल्स हैं, जो स्मार्टेस्ट वुमन वाला जो टाइटल है, वो हमें सबसे ज़्यादा अपीलिंग लगा, जिसको हमने हाइलाइट किया। तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए कि स्मार्टेस्ट वुमन का टाइटल आपने कैसे जीता और क्या क्राइटेरिया था उसको जीतने के लिए? ये मेरे भी दिल के करीब है, हालाँकि उसके बाद भी मैंने बहुत सारे टाइटल्स जीते। लेकिन जिसे कहते हैं आप किसी चीज़ से रिलेट करते हैं, ये बेसिकली अमर उजाला का टाइटल है। इट वाज़ अ 10 मंथ लॉन्ग प्रोसेस और हर पैरामीटर्स पे उन्होंने जज किया, फिज़िकल इंटेलिजेंस पे, प्रेज़ेंस ऑफ माइंड पे। खाली लुक्स नहीं थी, मतलब इसमें मोर ऑफ ब्रेन था। तो वो अलग-अलग जैसे राउंड्स को क्लियर करके हमने किया। पहले स्मार्टेस्ट वुमन ऑफ सेक्टर 15 बनी, देन स्मार्टेस्ट वुमन ऑफ चंडीगढ़ मिली, बीटिंग 4000 फीमेल्स, विनिंग 1 लाख कैश। तो मुझे लगता है कि अब लोग जैसे अगर सर्च भी करते हैं तो आज की डेट में भगवान की दया है, मुझे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे नहीं खोजा जाता, मुझे सीधा-सीधा गूगल पे खोजा जाता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप स्मार्टेस्ट वुमन ऑफ चंडीगढ़ टाइप करते हैं तो वो मेरा नाम का रिजल्ट दिखा देता है, तो ये अपने आप में मुझे लगता है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि हमने बहुत जगह देखा है कि जब भी आपका नाम का ज़िक्र होता है, तो उसमें ये वाला टाइटल फ़ोर फ्रंट पे रहता है, तो शायद इसीलिए कि ये अपने आप में एक यूनिक तरह का टाइटल है जो आपने जीता है। मैं एक्चुअली रिलेट भी करती हूँ, बीइंग स्मार्ट मीन्स बहुत कुछ। उसमें इंटेलिजेंस भी आती है, उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, उसमें आपकी चैरिटी भी आती है। तो यस, आई रिलेटेड। तो मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे इसी नाम से पुकारते हैं, मुखातिब करते हैं। अभी आपने चैरिटी की बात करी, आप बहुत सारे एनजीओज़ के साथ जुड़ी हुई हैं, जो आपकी फील्ड से बिल्कुल अलग के फील्ड है, क्योंकि मीडिया की फील्ड एक ग्लैमराइज़ फील्ड है और एनजीओ एक तरह से एक वो कहते हैं ना रूखा-सूखा सा एक वो काम है, जिसमें आप एक अपनी तरफ से कुछ सोसाइटी के लिए करना चाह रहे हो। उसमें आजकल तो खैर लोग उसमें भी नेम फेम कमाने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन आपने बड़े साइलेंटली उन सब चीज़ों के लिए काम किया। तो इस तरफ आपका ध्यान किस तरह गया? बहुत ही एक अच्छी लाइन है कि माना कि हम जहान को गुलशन ना कर सके,
कांटे कुछ कम कर गए गुजरे जिधर से हम। क्या बात है। जी, तो अपने लिए हर कोई जी रहा है, हम भी जी रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन इंसान वही जो दूसरों के काम आए। जी। अगर जो सोसाइटी ने आपको दिया है एक नाम, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल, आप उसे वापस नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि आपने जो भी कमाया है वो कहीं मायने रखता है। तो सोसाइटी को किसी न किसी फॉर्म में आप वो वापस ज़रूर करें। तो ये मुझे लगता है मुझे बैकग्राउंड में मिला है। मेरे डैड बहुत ज़्यादा चैरिटी करते थे, फैमिली में भी वही है। सो मैंने भी इसी चीज़ को, इसी लेगेसी को जो है आगे कैरी फॉरवर्ड किया। तो मेरी कोशिश होती है कि जितना मैं कमाती हूँ उसमें से मैं जो कर सकूँ, जो फिजिकल हेल्प में किसी की कर सकूँ, जो फाइनेंशियल हेल्प में किसी की कर सकूँ, वो मैं ज़रूर करूँ। सोसाइटी को बेटर एक बनाने में, थोड़ी-सी कोशिश करने में अपना बिट जो है वो ज़रूर दें। हर कोई दे, मतलब मैं आजकल के यंग बच्चों को भी यही कहूँगी। चलिए, आप एक शादी के बाद एक बिजनेस क्लास फैमिली से आती हैं और आप काम करने के लिए बाहर भी जाती हैं, तो कभी ये प्रेशर नहीं हुआ कि बाहर जाके धक्के खा के पैसा कमाना है तो अपने बिजनेस को संभाल लिया जाए, वो ज्यादा एक इजी टास्क है, या वो प्रेशर नहीं आया कि उसके साथ अपना बिजनेस भी संभालो? नहीं, सी अगर आप बिज़नेस फैमिली में हैं तो ये बात कहीं न कहीं ज़रूर आएगी कि आप जो है अपने घर ही बैठिए कि सब कुछ आपका तो है। लेकिन इसमें एक ये बात ये भी आती है, फिर कुछ भी मेरा भी तो नहीं। अपना नाम कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग आपको आपके नाम से जानें। जी। तो इसमें ज़रूर जी, ये मेरी फैमिली में भी आया, लेकिन किसी की पत्नी या किसी का बिज़नेस या किसी की माँ सिर्फ़ इतने में या किसी की बेटी तक ही ना रह जाए, एक अपना नाम पहचान ज़रूर बनाई जाए। तो डेफ़िनेटली मैं चाहती थी कोई ना कोई काम मैं जो करूँ, या छोटा या बड़ा जैसा भी है, वो मेरा अपना हो, मेरा खुद का हो। राइट। चलिए, आपने जैसे हमने रैंप मॉडलिंग की बात कर ली, हमने आपकी एंकरिंग की बात कर ली, हमने न्यूज़ रीडर्स का आपका बात कर लिया। अब आपने नया जो शुरू किया है, आप टीवी की तरफ जा रही हैं, आप आपके एपिसोड्स आ रहे हैं, सुनने में आया कि एक मूवी भी आपकी जल्द आने वाली है। तो अब इन सब चीज़ों से निकल के, क्योंकि वो एक अलग फ़ील्ड है जिसमें आपको रोना भी है, धोना भी है, हँसना भी है, नाचना भी है, गाना भी है। क्योंकि रैंप मॉडल वो कहा जाता है कि एक बीट बज रही है, आपको एक कैरी करना और आप निकल के चले गए। लेकिन यहाँ पे आपके सारे स्किल्स कैलकुलेट होंगे। एक्चुअल में स्मार्टेस्ट वुमन की स्मार्टनेस अब यहाँ पे चेक होगी। तो हाउ टफ इट वाज़? सी हमेशा आप ग्रो तब करते हैं जब आप अपने कंफर्ट ज़ोन से आगे। जी। तो कोविड के दौरान की बात है, तो मैंने प्लेस वगैरह किए हुए हैं अमर उजाला के साथ ही, लेकिन एक्टिंग बैकग्राउंड मेरा बहुत ज़्यादा नहीं था। तो पहला ही जो मुझे ऑफ़र मिला ज़ी पंजाबी से था, ऑब्वियसली बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी थी। तब तक मेरे भी मतलब स्किल्स इतने अच्छे नहीं थे। हाँ, जैसे आपने कहा, मतलब अभी भी मुझे उस एकदम से एक फ़ेज़ से निकलने में दूसरे में थोड़ा वक़्त लगता है। जो मेरे फ्रेंड्स हैं या जो मेरे कलीग्स हैं वो बहुत जल्दी कर लेते हैं, अभी हँस रहे हैं, 1 मिनट में रो लेंगे। तो वो मुझे अभी वक़्त लगता है, लेकिन चैलेंजिंग था। और कहते हैं ना कि इंसान निखरता ही तभी है जब वो आगे बढ़ता है, कोशिश करता है और नई चीज़ें आज़माता है। तो ये डेफ़िनेटली आई ट्राइड माय हैंड, तो अच्छा रहा। तो अब 3-4 सीरियल्स हो चुके हैं, 2 सॉन्ग्स हो चुके हैं। तो अभी भी कुछ चीज़ें जो हैं वो पाइपलाइन में हैं। तो डेफ़िनेटली और जो आप बात कर रहे हैं वो छोटी सरदारनी की? जी, छोटी जेठानी में मैंने सबसे पहले काम किया। उसके बाद उडारियाँ आया मेरा, मतलब जुनूनियत में काम किया मैंने। 2-3 बॉलीवुड सॉन्ग्स आ चुके हैं। अभी स्टार भारत के लिए आई एम ट्राइंग, मतलब बहुत जल्द उसकी शूट शुरू होने वाली है। कहते हैं शूटिंग पे बहुत तरह के किस्से होते हैं। बड़े एक हम लोग कई बार शूट्स पे जाते हैं, एक गाना चल रहा है, मतलब एक ही सीक्वेंस को आप 15-15 बार कर रहे हैं। कई बार करने वाला बोर हो जाता है, लेकिन कैमरामैन उस पे सैटिस्फाई नहीं हो पाता। तो जो आप अभी तक काम करते रही, आपने अपना काम किया, क्विकली किया और निकल गई। तो उसमें आपको कभी लगता नहीं कि मैं फँस गई हूँ आके यहाँ पे? लगता है, बिल्कुल लगता है। एक्चुअली जो एक्टिंग फील्ड में है वो आपको दिहाड़ीदार मज़दूर की तरह ट्रीट करते हैं। अगर सही मायनों में बात की जाए, अगर उन्होंने आपको 1 दिन की पेमेंट दे दी है तो 12 घंटे यू हैव टू बी देयर। कि आपका काम है चाहे नहीं है। जी। तो वो ऑब्वियसली बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ होममेकर, बीइंग और भी आप चीज़ें करते हैं, तो वो कहीं न कहीं बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। आपका ट्रैवल मिला के कोई 14 घंटे की शूट आ जाती है, ऑब्वियसली बाय 14 आवर्स इफ यू लैंड बैक होम, तो कहीं न कहीं वो निकलेगा और आप बाकी सब चीज़ें नहीं मैनेज कर पाएँगे। तो यस, वो मुश्किल है चीज़ मैनेज करना। एंड एक्टिंग ऑब्वियसली मैंने आपको जैसे बताया मेरा फोटे नहीं है, लेकिन इंसान सक्सेसफुल तभी होता है जब कोशिश करे। अभी आपने ट्रैवल की बात करी। मैंने ना बहुत सारे लोगों से ये चीज़ सुनी है कि कई बार क्या होता है कि आपको ना सुबह 4 बजे का कॉल टाइम दिया होता है और आप 4 बजे तैयार होके बैठे हो। खासकर जब नए-नए आप इंडस्ट्री में जाते हो और पता चलता है कि आप कॉल कर रहे हो, कहते हैं नहीं मैडम जी 5 बजे चलेंगे। और कई बार ये होता है कि फिर आप जब उसमें ढल जाते हो तो फिर आपको लगता है 4 बजे टाइम है, 5 बजे आएँगे और आप सो रहे हो और पता चला 4 बजे नीचे आके गाड़ी आ गई। कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स कभी हुए? जी, बहुत बार हो जाते हैं।
बहुत बार हो जाते हैं। जब अक्सर ऐसा होता है कि जब आप टाइम पर हो जाए तो शूट लेट हो जाती है, और जब आप मतलब प्रॉम्प्ट टाइम पे हैं, शूट लेट हुई, और कई बार ऑपोजिट होता है कि आप लेट हुए तो शूट पूरी जो है कैमरा ऑन स्टैंड है और आपका फटाफट से सीक्वेंस आ गया, एंड देन यू आर लुकिंग हियर एंड देयर कि यार डायलॉग तो दे दो, पफ तो कर दो। तो मतलब ऐसी चीजें होती हैं, ऑब्वियसली होती हैं। अच्छा शैली, जब हम कहते हैं ना मीडिया में जब हम खुद एंटर कर जाते हैं, लेकिन फिर भी हम एंटर करने से पहले कुछ लोग हमारे आइडल रहते हैं या जिन लोगों को हम फॉलो करके उस पर्टिकुलर फील्ड में जाते हैं, तो कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि जिसको आप अभी तक टीवी में या पर्सनैलिटी में आप कर रहे हो और एकदम से वो आपके सामने कभी इस तरह से आ गए हो, तो वो कहते हैं ना वो फैन मोमेंट जो होता है, कभी ऐसा हुआ? बहुत सारे हैं। मुझे लगता है इंसान वही ग्रो करता है जो हर किसी से हर वक्त सीखता रहे। जी। अभी आप और मैं बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आप भी बहुत सारे फील्ड में काम करते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि जिनको आपने रेडियो पे सुना है, टीवी में सुना है, जिनके लिए आपके बहुत सारे इमेजेस हो, वो एकदम से आपके सामने आते हैं। बहुत सी पर्सनालिटीज आ जाते हैं, अच्छा लगता है उनसे मिलके, उनसे रूबरू होके, उनके बारे में जान के, उनकी मेहनत, उनकी स्टोरीज के बारे में जान के। सो ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज गुड। सो मुझे लगता है इंसान को आज की डेट में स्पॉन्ज की तरह होना चाहिए, जो भी अच्छा मिल रहा है उसको ऑब्जॉर्व करते चले। मैं आपकी ना इस बात से बड़ा कोरिलेट करता हूँ। आप ही के रेफरेंस से हमने बानो मैम का टॉक शो किया था, तो मतलब मेरे सामने उनके एक फेस, उनके अभी तक मैं वो कहते हैं ना आवाज का शायद आई था, तो जिस दिन उनसे सामने मिला, मतलब 15 मिनट तो मेरे मुंह से निकला ही नहीं कि मैं उनसे पूछूंगा क्या, तो शी मेड मी कंफर्टेबल कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी इंसान की तरह इंसान हूँ, तो आप बात करो। तो वो फैन मोमेंट के साथ कई बार वो करना भी बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। चलिए, इन सब चीजों के साथ साथ में आप जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप एक टीनेज डॉटर की मदर हैं, तो अब उसको भी आपने संभालना है क्योंकि उसके एडोलेसेंट एज में उसको प्रॉपर गाइडेंस देना, तो साथ में अपना करियर भी चलाना, दोनों चीजों में फिर वही बात है कि बैलेंस कैसे बैठता है। इसी बैलेंस का ही तो चैलेंज है सारा। क्योंकि इसमें एक चीज और आ जाती है कि जो आप कर रही हैं अभी तक आपने किया जब वो बच्चा बड़ा नहीं हो रहा था, अब वो बच्चा आपको फॉलो भी करेगा, तो आपको बहुत सारी चीजें हैं जो सोच के करनी पड़ती हैं कि मेरी फैमिली पे क्या इफेक्ट जाएगा, तो वो कैसे चीजें होती हैं और उनमें क्या मुश्किल है और क्या सही है? फिलहाल तो बेटी मेरी एडोलेसेंस को भी पार कर गई है। सो ऑब्वियसली बच्चे आपको कभी भी देखते नहीं हैं, वो हमेशा आपको फॉलो करते हैं। आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। मुझे ऑफर आती है, जैसे कि आपने मॉडलिंग के लिए बोला, सो इस एज में इफ सपोजिंग आई डू समथिंग इनडिसेंट, मैं अनिल कपूर की भी बहुत बड़ी फैन हूँ, तो वो कहते हैं कि अगर मुझे कोई टोके कि ये आपको नहीं करना चाहिए, तो उससे बेहतर है कि मैं खुद ही समझ जाऊं और खुद से ही करूं। तो मैं ऐसी मॉडलिंग करूंगी जिसे मैं अपनी बेटी के साथ या अपनी फैमिली के साथ करते हुए, देखते हुए बहुत कंफर्टेबल खुद भी फील करूं। तो ये थोड़ा सा, जैसे आप कहते हैं ना, ध्यान आपको करना पड़ेगा। आप रोल मॉडल बनेंगे तो ही मतलब लोग आपको फॉलो करेंगे, या आपका एक नाम पहचान बनेगी। तो यस, एज पर द प्रोफाइल एंड एज पर द एज यू आर इनटू, उसी के हिसाब से आपको काम करना चाहिए। सो बैलेंस बनाना भी, जैसे आपने बोला कि बहुत सारा मुश्किल है, इसी बैलेंस, मतलब वी फीमेल्स यू कैन से इट्स अ चैलेंज आल्सो, समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट टू मेंटेन, लेकिन इसी को करना जो है, करके ही हम आगे बढ़ेंगे। अभी कहते हैं ना कि जो एक आर्ट के फील्ड में होता है, चाहे वो एक्टिंग में हो, मॉडलिंग में हो, सिंगिंग में हो, वो बहुत सारी विधाओं में अपने हाथ आजमाता है। आपने भी बहुत जगह आजमाए हैं, लेकिन कई बार होता है ना दिल की तमन्नाएं निकलने के लिए वो कहते हैं ना गालिब एक रास्ता जरूर चाहिए। तो हमने सुना है कि आप अपने दिल की जो तमन्नाएं हैं या जो अपनी ख्वाहिशें हैं वो आप लिखने के थ्रू निकालती हैं। इस विधा के बारे में बताइए, क्योंकि हमने आपकी पोइट्री और शायरी के बारे में भी बहुत सुना है। तो कहते हैं ना कि ये जो खामोश से अल्फाज हैं, कभी सुनना इन्हें ध्यान से, ये चीखते बड़े कमाल के हैं। क्या बात है। तो यस, जो कई ऐसी बातें होती हैं, समटाइम्स आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, आप नहीं बता पाते, बहुत कुछ आपके अंदर जो जमा हो जाता है, तो बेस्ट वेज कि आप लिखिए, इसको पेन डाउन करिए। सो यस, आई लव टू राइट। हालांकि टाइम थोड़ा मुझे कम मिल पाता है। मेरी कुछ कविताएं छपी भी हैं। आई हैव बीन रेगुलर कंट्रीब्यूटर ऑफ मेनी नेशनल न्यूज़पेपर्स। सो अच्छा लगता है। शायरी इज ऑल टाइम अप। मुझे लोग जब कहते हैं कि आप बहुत अच्छी शायरी करते हैं या बहुत अच्छी शायरा हैं, ऑलवेज दैट्स मतलब वो एक अलग ही लेवल का, जिसे कहें, अच्छी चीज है। इसके साथ में एक बात और जुड़ी, आप रीडर्स एंड राइटर्स सोसाइटी के साथ भी जुड़ी हुई हैं। वहां पे जो लोग आते हैं वो बिल्कुल एक इंटेलेक्चुअल उनका अलग हो जाता है, उनका एक सोचने समझने का दायरा अलग हो जाता है, और आपकी जो फील्ड है वो ग्लैमर की फील्ड है, बिल्कुल अलग फील्ड हो जाती है। तो वहां पे अपने आप में जब आप बैठते हैं तो वो आपको एज ए मॉडल लेते हैं या आपको सीरियसली आपको पोएटिस्ट और राइटर भी लेते हैं?
अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने विधाओं में अपने आप को ढाल लें। क्या बात है। तो अपनी पर्सनालिटी इंसान को हमेशा पानी की तरह रखनी चाहिए कि जिस भी बर्तन में आए वो वही आकार ले ले। तो वहां जाते हैं तो फिर बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं। फिर वो माइंड फ्रेम आपका शायरी और चीजें और दर्द और गजलें उस तरफ हो जाता है। तो ऑब्वियसली वही बात आ गई कि उसमें भी आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो मुझे अच्छा लगता है शायरी सुनना। कई बार कहते हैं ना, जब हम कई बार किसी से बहुत समय तक नहीं मिलते हैं तो उसके बारे में हमारे दिमाग में बहुत सारे ख्याल होते हैं, उसने ऐसा किया वैसा, तो उसे एक बात निकल के आती है, कहता सब ना मिलने तक की बातें थी, जब मिल गए तो सारे गिले मिट गए और सारे शिकवे दूर हो गए। तो बात वही है कि आप जब मिलोगे तभी आप किसी को अपनी बात के बारे में कह पाओगे। जी, तो लगाकर इसके ऊपर एक बहुत अच्छा शेर है कि लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं, मुलाकात जरूरी है रिश्ते निभाने के लिए। क्या बात है। तो इसलिए हमारे दोबारा रिश्ते कहीं ना कहीं दोबारा जिंदा हो रहे हैं कि हमारी मुलाकातें दोबारा से होने लगी। शैली, आप ये सब चीजें जब करते करते, एक टाइम था जब आपने खुद रैंप पे मॉडलिंग शुरू करी थी, एक टाइम था जब आपने किसी से अपने आप को ड्रेसअप होना या मेकअप करना सीखा था, आज आप स्टेज की दूसरी साइड पे हैं, आप लोगों को ग्रूम कर रही हैं, लोगों को आप जज करने जाती हैं। तो जब स्टेज के इस पार बैठ के उस पार जब देखना होता है तो नजरिया कितना बदल जाता है। बहुत बहुत गलतियां निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी चीज के पीछे कितनी मेहनत है वो डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि आजकल के बच्चों के पास, जैसे हमने बोला, बहुत कुछ है। आजकल प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको ग्रूम करते हैं, आपको तैयार करते हैं। अगर आपने इवन सिल्वर स्क्रीन पे जाना है, आप मुंबई जाना चाहते हैं, सीधा एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं, तो बहुत कुछ है। सोशल मीडिया है, आप किसी की भी रील देख लीजिए, आप किसी की भी क्लिप देख लीजिए, किसी की भी मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ लीजिए। लेकिन जब हमने स्टार्ट किया, वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत कम ऐसी अपॉर्चुनिटीज थी कि हमें कोई मेंटोर मिलता या हमें कोई सिखाता। तो हमने लर्निंग बाय डूइंग ही किया। तो शायद हमारा एक्सपीरियंस इसीलिए रिच है। हम अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग चीजें सीखी, बहुत बार डांट भी खाई। ऐसा नहीं है कि सीधा ही हमने कुछ सीखा और उसमें हम सक्सेसफुल हो गए। तो बहुत कुछ लर्न करना पड़ा। तो डेफिनेटली एक अलग अलग चीजें आज भी रैंप पे चलते हैं तो ध्यान रखना पड़ता है कि आपको बहुत से लोग जो है ऑलरेडी जज कर रहे हैं। सो आप एक बहुत हैवी बस्ता जिसे कहते हैं लेकर के चल रहे हैं, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन बैठ के किसी को जज करना वाकई आसान है। कोशिश है कि उसमें भी हम एक बैलेंस बना लें कि अगर हम बच्चों को सिखा रहे हैं तो अच्छे वे से सिखाएं। आजकल नए नए बच्चे आते हैं, वो उनको लगता है कि सीधा बस किया, एक रैंप वॉक की या एक टाइटल जीता तो हम सीधा सिल्वर स्क्रीन पे आ दें, ऐसा नहीं है। तो तैयारी हर चीज में करनी पड़ती है। जितना आप मीठा डालेंगे, जितना आप शक्कर डालेंगे, जितना आप दूध डालेंगे, उतनी चीज जो है और निखर कर आएगी, उतनी मीठी और होगी। अभी आपने सोशल मीडिया की बात करी। आज की डेट में क्या हो गया कि अगर आपका सोशल मीडिया का प्रोफाइल बड़ा स्ट्रांग है, चाहे वो फेक है, आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स होने चाहिए चाहे वो फेक हैं, क्योंकि आप जब किसी से बात करते हो मैं इस फील्ड में, तो सबसे पहले आपका ना सोशल मीडिया अकाउंट्स पूछे जाते हैं, उनको ड्रैग किया जाता है, फिर देखा जाता है कितने फॉलोअर्स हैं, फिर आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है कि आप कितने कामयाब हैं। जबकि आपने और हमने जब इस फील्ड में शुरू किया था तब हमारे काम से हमारी पहचान होती थी। आप कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं इस चीज को कि लोग आपको आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल से जज कर रहे हैं, ना कि आपके काम से? कहीं ना कहीं इसमें भी दो राय आ जाती हैं। मैं फिर भी यही कहूंगी कि आज के दौर में भी अगर आप अपना काम करते हैं, कहते हैं ना कर्म सबसे ऊपर है, तो उसी से आपकी पहचान बनती है। कुछ जितने भी आपके फॉलोअर थोड़े इधर थोड़े उधर, वो मायने इतने नहीं रखते। आजकल तो खैर बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज भी जो है कुकीज लगवा करके अपना, जैसे आप सुनते और देखते हैं, कुछ हद तक बनाइए आप फैन फॉलोइंग, में इसमें भी कहूंगी, लेकिन रैंडम जो है वो नहीं ऐड करिए तो ज्यादा बेहतर मेरे हिसाब से है। बाकी अपने अपने मायने हैं। आजकल यस, हम भी ब्रांड एंडोर्समेंट की बात आती है या इवन कोई शूट्स की बात आती है तो पूछा जाता है कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपकी लिस्ट में 1000 हैं और उसमें से 999 काम के हैं, एक दो नहीं है, तो फिर भी दैट्स अ बेटर वन रादर देन आपके 20,000 फॉलोअर्स हैं और वो आपके फील्ड से नहीं है, आपके बैकग्राउंड से नहीं है। तो मेरे हिसाब से वो चीज ठीक नहीं है। तो बाकी सी अपने अपने मायने हैं, लेकिन काम से आपकी सबसे बड़ी पहचान है। आज अगर आपको आपके काम से पहचानते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और, जिसे कहते हैं ना, प्रमाण देने की जरूरत पड़ेगी। चलिए, जब आप एंकरिंग करती हैं, हमने बहुत ज़्यादा आपकी एंकरिंग सुनी है, उसमें आपकी शेर व शायरी का फिल्टर जरूर आता है। कभी इस तरह से हुआ कि आप किसी के लिए प्रोग्राम एंकर कर रही हो और सामने जो बैठा हुआ वो आपको पलट के उसी शायरी के अंदाज में जवाब दे जाए, तो कभी ऐसी नोक झोंक बन जाती है, ये एक माहौल बहुत अच्छा बन जाता है? कोई ऐसा किस्सा आपके दिमाग में आता हो? जी, बहुत बार। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको शायरी पसंद है, शायरी की नोक झोंक चलती रहती है। कई बार उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, कई बार हुटिंग हो जाती है।
तो ऐसे किस्से होते रहते हैं, तो उसको आप कितने अच्छे तरीके से हैंडल कर जाते हैं वो भी डिपेंड करता है। कई लोग खुश हो जाते हैं कि आपके लिए शायरी बोली, कई लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि नहीं आपने तारीफ ज्यादा कर दी। तो एक बैलेंस, मुझे लगता है वही बात आ गई कि इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। वैसे तो कहते हैं कि जब एक जो आदमी जब कलाकार होता है तो उसके लिए सारी विधाएं उसके लिए अच्छी होती हैं, लेकिन फिर भी कई बार होता है कि जब हम आंख बंद करके सोचते हैं तो मुझे लगता है कि मैं इस फील्ड में बहुत अच्छा हूँ या मेरे को इसमें करने में बहुत मजा आता है। तो अगर हम पूछे तो शैली को रैंप वॉक या न्यूज पढ़ना या शायरी करना, पोएट्री करना या एक्टिंग करना, सबसे ज्यादा करने में मजा किस में आता है? ऑल्दो करते आप सारा कुछ है क्योंकि पैसा सब जगह से आना है, अल्टीमेटली वो भी चाहिए जिंदगी में, लेकिन फिर भी एक दिल के करीब कोई चीज होती है। मैं अगर करना चाहूंगी, जैसे कहिए कि जो काम आप कर चुके हैं उसमें आपको लगता है कि ठीक है आपने एक्सेल करनी है, आपने इतने साल काम कर लिया, तो वो एक ठीक है। जो काम नहीं किया होता ऑब्वियसली उसमें करना चाहते हैं, तो प्रिंट शूट्स मुझे अच्छी लगती हैं। आपकी मतलब सिंपली जो है पिक्चर जैसे क्लिक हो जाए एंड देन यू डू इट, वो अच्छा लगता है। तो दिस इज वन थिंग यू कैन से कि अगर मैं और काम करना चाहूंगी तो वो है। बाकी न्यूज रीडिंग चल रही है तो वो चलती रहेगी, एंकरिंग चल रही है वो चलती रहेगी। सो यस, इट्स ब्रेड एंड बटर। तो ये आप कह सकते हैं कि मेरी हॉबी है मॉडलिंग, तो इसमें थोड़ा ज्यादा एक्सेल करना चाहूंगी मैं। कभी इन सब चीजों को मिक्स करके कभी आरजे बनने का नहीं सोचा? ऑल इंडिया रेडियो में मैंने किया है, आई हैव डन वानी थ्रू देम, लेकिन यस अभी मौका नहीं मिला। आरजे के लिए भी मुझे लगता है शायद बहुत ज्यादा, इफ यू आर इनटू दैट फील्ड, तो वही वाली बात आ गई कि बहुत ज्यादा आपको उसके लिए टाइम चाहिए। तो यस अभी नहीं सोचा। आप कह रहे हैं तो डेफिनेटली मैं, हो सकता है कि अगला इंटरव्यू जब हम प्लान करें तो आप ये कहें कि मैं आरजेइंग में भी आ गई। मैं भी आ गई। चलिए चलते चलते हम जिस दौर से निकल के जिस दौर तक पहुंचे हैं, आज बच्चों के पास अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, जैसे आपने कहा ग्रूमिंग के लिए स्किल्स बहुत हैं, बिल्कुल मेंटोर्स बहुत अवेलेबल हैं, और फेम भी आज की डेट में इंस्टेंट है। शायद आपको जिन चीजों को पाने में 20 या 25 साल लगे, आज लोगों को वो 5 साल में मिल जाता है। बीइंग ए फीमेल, आप आज के बच्चों को क्या एक टिप या क्या एक एडवाइजरी देना चाहेंगे कि अपने आप को सब कुछ करते हुए लेकिन फिर भी अपने आप को संभाल के किस तरह से चलना? मैं यही कहूंगी कि कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसे देखभाल की जरूर करें। आजकल जितना अगर ये ग्लैमर फील्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, सिल्वर स्क्रीन का एक अपना ही नशा है, एक अपना ही मजा है, लेकिन ब्लाइंडली नहीं फॉलो कर लें कि कोई भी आपको ऑफर दे रहा है तो आप उसको सीधा अपनी फोटोज भेज दें या सीधा उसकी बात मान लें। ऐसा नहीं करें, हमेशा संभल के ध्यान से देख करके जो वेरीफाइड सोर्सेज हैं उन्हीं के थ्रू आगे बढ़िए। अगर आप किसी भी फील्ड में, भले एक्टिंग है, मॉडलिंग है, रैंप वॉक है, न्यूज रीडिंग है या मतलब आर्जिंग है, कोई भी फील्ड है, उसमें पहले मेहनत कर लीजिए, उसके ऊपर सारी रिसर्च कर लीजिए और कोशिश करिए कि जितनी मेहनत आप कर सकते हैं। अगर आप रैंप वॉक करना चाहते हैं तो चलने की प्रैक्टिस कीजिए, न्यूज रीड करना चाहते हैं तो समाचार जैसे पढ़िए। आजकल तो वही वाली बात है ना कि सजदे में तो आज भी सर झुकता है लेकिन लोगों का खुदा बदल गया है। तो पावर इज राइट हियर। तो आप सोशल मीडिया पे इसमें बहुत सारी चीजें जो है देख सकते हैं। पहले देखिए, जो लोग इस फील्ड में ऑलरेडी एक्सेल कर रहे हैं उनको फॉलो कीजिए, उनकी सक्सेस स्टोरीज पढ़िए, इवन उनके फेलियर पढ़िए। आजकल आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप खुद से गलती करें और फिर सुधारें। लोगों की गलतियां देखिए, उन्हें परखिए उनको, और उसी से सीख करके आगे बढ़िए। सो इतना ही मैं कहना चाहूंगी कि जिस भी फील्ड में आप एक्सेल करना चाहते हैं बस मेहनत करिए और बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। एक ही चीज के पीछे मतलब जिसे कहेंगे कि आप लग जाएंगे तो डेफिनेटली नुकसान होगा। अभी आपने जैसे फेलियर स्टोरीज की बात करी, मैंने एक बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं बड़े अच्छे लेवल पे एक इंसान है, उनका मैंने इंटरव्यू एक जगह सुना। वो कहते हैं मैं कभी भी सक्सेस स्टोरीज पढ़ता नहीं, मैं हमेशा फेलियर स्टोरीज पढ़ता हूँ क्योंकि उसमें से आपको वो सीखने को मिलेगा जो आपको नहीं करना चाहिए। तो वो आपकी बात ठीक है कि फेलियर स्टोरीज में भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो सक्सेस स्टोरीज में शायद नहीं होती। कहते हैं ना, वाट उससे लगती है, उस रास्ते से लगती है जिस पर आप नहीं जाते। जिस पर आप चले गए तो फिर उसमें तो मतलब आपने देख ही लिया या उसको तो एक्सपीरियंस कर ही लिया। तो डेफिनेटली ये पढ़ना चाहिए। मैं भी कहूंगी कि हमेशा एक स्टोरी पढ़ने की, पर इसी रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए। आजकल के बच्चों में ये नहीं है, जो मैं देखती आ रही हूँ। मतलब हालांकि आजकल रीडिंग बहुत आसान होगी। पहले के जमाने में हम लोग बुक्स लेकर के आते थे लाइब्रेरी से, मेंबरशिप कार्ड होते थे वो देते थे, पन्ना फट जाए मतलब एक पेज टेयर हो जाए, यस वो चार्जेस लगते थे, तो वो दौर भी गुजरा है। सो आजकल तो आपके पास सब चीजें यहाँ पर हैं, तो आप पढ़िए, उसे देखिए। मतलब ये एक रूटीन बनाना चाहिए आजकल के बच्चों को कि रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी चाहिए। भले वो न्यूज है, उनको कुछ नहीं पता होता। आप आजकल के बच्चों का इंटरव्यू लेके देखिए, मतलब दे आर टोटली ब्लैंक, उनको पता ही नहीं होता करंट क्या चीज चल रही है, इवन मतलब देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कौन है, मतलब इसमें भी वो गलतियां कर जाते हैं। तो हमेशा एक आदत बनाइए, पढ़िए, उसी से आप बहुत कुछ सीखेंगे।
सी ग्रो मुझे लगता है वही इंसान करता है जो कभी भी सीखने का अपना हुनर नहीं छोड़ता। सही बात है। वो कहते हैं ना कि सीखने की ना कोई उम्र होती है, ना सीखने की कोई चाह होती दौर है, होता है, ना दौर होता है। आपकी चाहत होनी चाहिए तो आप कुछ भी सीख सकते हैं, किसी उम्र में भी सीख सकते हैं। चलिए चलते चलते समाप्ति की तरफ है, तो एक शेर और हो जाए तो उसके बाद हम समाप्त करेंगे, जो भी आप कहना चाहें। इतना ही कहना चाहूंगी कि जब टूटने लगे हौसला तो इतना याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। क्या बात है। तो दोस्तों ये थी शैली तनेजा। जैसे हमने आपको बताया था कि ये एक मल्टी पर्सनैलिटी फेस हैं, तो हमने कहीं पे भी गलत नहीं कहा था। आप कहीं पे भी इस चीज़ को नहीं करोगे कि हमने कई चीज़ें कोई ऐसी बात कही थी जो इनकी पर्सनैलिटी में नहीं है। जो हमने कहा था वो सब कुछ आपके सामने। शैली, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर शो एंड इट इज़ ऑलवेज अ you can say a honor and a blessed to meet you. Thank you very much and may God bless you. Thank you for having. Thank you.